एक्चुअल में धोनी अच्छे ही लगते थे, और जो और छोटे थे तो कुमार शानू होते थे। वो समय 90s में कुमार शानू के अलावा कोई था ही नहीं। उसके बाद आप लोग जब आए होंगे 2000 बॉर्न वाले, सोनू निगम के अलावा कोई नहीं था। तो वो कुमार शानू का जमाना, वो बस वही समीर ने गाना लिखा, नदीम श्रवण ने म्यूजिक दिया, कुमार शानू ने गा दिया। चलिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मराठास। जो मराठावाड़ रीजन है कहां? बेसिकली विंध्य माउंटेन्स है, ठीक है। विंध्य माउंटेन्स के नॉर्थ में नर्मदा और साउथ में तापी। तो ये पूरा जो रीजन है यही मराठावाड़ रीजन कहा गया, ये शुरुआत में, ठीक है। अब इसको कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन को बहुत बड़ा एक रीजन माना फैक्टर फॉर द राइज ऑफ मराठास। कैसे? बेसिकली जो ये रीजन है, कैसा रीजन है? प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू की वजह से क्या? बसाल्ट सॉइल का बना हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं था। इस वजह से हुआ क्या, उनको चूंकि फर्टाइल नहीं था, तो उसमें हुआ क्या? एग्रीकल्चर कम होती थी। अब एग्रीकल्चर चूंकि कम होती थी तो लाइवलीहुड किस पर बेस्ड होगा? अगर एग्रीकल्चर कम हुई तो लाइवलीहुड किस पे बेस्ड होगा? बेसिकली इस वजह से जो वहां के लोग थे, बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, कैसे हुए? बहुत ही ज्यादा इंटरप्राइजिंग हुए, मेहनती लोग थे वो लोग, क्योंकि उनको पत्थर को कल्टीवेट कर फसल उगानी थी। जिस वजह से इसी इंटरप्राइजिंग बिहेवियर की वजह से उनमें शुरुआत से ही एक मिलिट्री जो एलिमेंट होता है वो आ गया। जो बहुत ज्यादा इंटरप्राइजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा मिलिट्री एलिमेंट वाला उनमें होता है ना पॉइंट। जहांगीर के टाइम पीरियड से मराठों को एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी जाने लगी, और एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा मिलिट्री में जगह दी जाने लगी। मुगल्स के टाइम पीरियड में जहांगीर से शुरू कर दिया गया था, अकबर ने नहीं शुरू किया था, जहांगीर ने शुरू कर दिया। जिस वजह से हुआ क्या, अब चूंकि पहले से इंटरप्राइजिंग है, मेहनती लोग हैं, मिलिट्री की उन्हें धीरे धीरे एक्सरसाइज कौन करवाने लगा? जहांगीर करवाने लगा। जिस वजह से क्या आया, मिलिट्री टैक्टिक्स में भी ये लोग मजबूत हो गए, और इस लोकेशन में बाद में यही लोकेशन उनके लिए जो गुरिल्ला वॉरफेयर था उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो गया। तो जो राइज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मराठा है, उसमें पहला यही है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। बात समझ में आ गई? ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब कि अपने शब्दों में से लिख लीजिएगा। मराठा बहुत बड़ा है, हमें पेशवा भी आज ही खत्म करना है, तो इसलिए अगर मैं हर चीज लिखवाने लगूँ ना छूट जाएगा, क्लास एक ही अलॉट की गई है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, लैंड फर्टाइल नहीं है, जिस वजह से क्या करना है, लोग मेहनत कश हो गए। जिस वजह से क्या हुआ, जब जहांगीर ने जब उन्हें अपनी मिलिट्री में जगह दी तो लोग मिलिट्री टैक्टिक्स भी सीख गए, और बाद में यही लोग गुरिल्ला वॉरफेयर में इतने ज्यादा निपुण हो गए कि इन्होंने मुगल्स के खिलाफ ही रिवॉल्ट शुरू कर दिया जब शिवाजी आए। दूसरा, भक्ति मूवमेंट। बेसिकली ये मेंस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में नहीं पूछेगा, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूपीएससी में पूछ सकता है। और मेंस का तो ये पेट क्वेश्चन है ये, कि एक्चुअल में मराठा राइज का रीजन क्या है, जो 17th सेंचुरी की, और ये 17th सेंचुरी बता रहा हूं मैं, जब 17th सेंचुरी की टाइम पीरियड है ये। 18th सेंचुरी का जो मराठा राइज है वो पेशवाओं के अंडर है। ये 17th सेंचुरी का मराठा राइज
शिवाजी के अंडर है। एक बार मेन से मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था, उसने पूछा 18th सेंचुरी, मेरे दिमाग में पहला ही मेन था मेरा, तो मेरे दिमाग में 17th सेंचुरी बैठा था, मैंने पूरा शिवाजी लिख दिया। तो वो क्वेश्चन 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी करके पूछते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। हम इस 17th सेंचुरी के मराठा राइज की बात कर रहे हैं, पहला रीजन। दूसरा, भक्ति मूवमेंट। अब ये भक्ति मूवमेंट कैसे रीजन बना पॉलिटिकल राइज का, सोच के बताओ जरा कुछ। भक्ति मूवमेंट कैसे रीजन बन सकता है एक पॉलिटिकल राइज का मराठाओं के? थोड़ा सोचो, फिर तुम्हें बताऊंगा ही। क्या तेज बोलो यार, एक तो पीछे बैठते हो, पंखा सारे चलते, आवाज नहीं आती है, और तेज बोलो। बहुत बहुत अच्छे। और कोई? और कोई? हिस्ट्री को सोचो, रटने को तो पूरी हिस्ट्री बची हुई है। और कोई बताएगा भक्ति मूवमेंट कैसे रोल प्ले कर सकता है? भक्ति मूवमेंट कैसे रोल प्ले कर सकता है फॉर द राइज ऑफ मराठास? आइडियोलॉजी कैसे? कीवर्ड बहुत अच्छा है आइडियोलॉजी, इसको कीवर्ड कहते हैं, लेकिन प्रूफ करो ना कैसे। अरे यार, इतनी क्लासेस मैंने पढ़ा दी, कुछ तो सोचा करो। अब सोचने की आदत बनाओ, क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए हिस्ट्री को, नहीं तो रट नहीं पाएंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं। डोमिनेंस ऑफ मुगल्स, उससे क्या होगा? एक्चुअली भक्ति मूवमेंट पता है क्या है? आप क्या ठीक रहे हो? हाँ, बेसिकली इस भक्ति मूवमेंट ने क्या किया, मराठावाड़ रीजन में यूनिटी की बात की। ठीक है, एक्चुअली भक्ति मूवमेंट का पूरा चैप्टर है। भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग जो मानी जाती है, अगर बहुत डिटेल में जाए तो उपनिषद टाइम पीरियड से शुरू हो जाएगी भक्ति। बाद में साउथ इंडिया में पहुंचती है, आलवार और नैनार कर कई बार मैंने चर्चा की होगी, और फिर वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में आती है विद द हेल्प ऑफ रामानंद। रामानंद के जो 12 जो उनके फॉलोअर्स थे, वही बेसिकली भक्ति मूवमेंट, नॉर्थ इंडिया की जो भक्ति मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। भक्ति का सिंपल से एक मतलब यह है, कोई एक गॉड होगा। गॉड भी दो तरीके का हो सकता है, आइडल वर्शिप और नॉन आइडल वर्शिप। एक आकार जिसके मूर्ति पूजा कहते हैं, और एक निराकार भक्ति जिसको कबीर और गुरु नानक जिस स्ट्रीम के थे। तो पूरा भक्ति मूवमेंट है, बेसिकली भक्ति मूवमेंट का एक ईश्वर को मान लिया, और उसमें हमने क्या किया, पूरी तरीके से खुद को उसके आगे समर्पित कर दिया। भक्त का मतलब यही होता है ना। अब तो भक्त बहुत अच्छे समझते होंगे भक्त क्या होता है, कि हमने एक व्यक्ति को ईश्वर मान लिया, और अपने आप को जो वो कहता है, जो वो करता है, सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही भक्ति मूवमेंट। मराठा रीजन में, मराठावाड़ रीजन में भी ऐसा भक्ति मूवमेंट चला जिसे महाराष्ट्र धर्म बोला गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए इसका। महाराष्ट्र धर्म, ज्ञानदेव, तुकाराम, नामदेव, ये बहुत सारे भक्ति सैंट्स थे उस रीजन के। उन लोगों ने किया क्या? बेसिकली उन्होंने क्या किया, चूंकि गॉड एक है तो गॉड के बनाए हुए बंदे भी एक हैं। इस बेसिस पर उन्होंने उस रीजन के कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से नकार दिया। कास्ट सिस्टम को नकारने का फायदा क्या हुआ? जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे वो क्या हो गए, वो उनका भी अपलिफ्टमेंट हुआ। और शिवाजी ने क्या किया, इन्हीं लोअर स्ट्रेटा के लोगों को मिलिट्री में शामिल कर लिया। जो तानाजी है ना, तो तानाजी कौन थे? बेसिकली फार्मर थे, कुनबी समाज से आए हुए लोग थे वो लोग, और इन लोगों को उन्होंने मिलिट्री में शामिल कर लिया। इससे पहले उनके पास राइट नहीं थे कि वो लोग मिलिट्री में शामिल होंगे। तो इस भक्ति मूवमेंट के कारण मराठावाड़ रीजन में यूनिटी आई, क्योंकि कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, जिस वजह से यूनिटी आई, और जिसको बाद में शिवाजी के गुरु थे रामदास, उनकी बुक का नाम था दास बोध।
लिख लो, पूछा गया कई बार, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, पीसीएस में जरूर पूछेगा। यूपीएससी में नहीं पूछेगा, यूपी पीसीएस में जरूर पूछेगा। गुरु का नाम रामदास, बुक का नाम दासबोध। अब इस रामदास ने क्या किया, जो भक्ति मूवमेंट था उसको पॉलिटी से जोड़ दिया। उनका क्या कहना था, अगर वर्शिप ऑफ मदरलैंड इज द बेस्ट वर्शिप, और सारी वर्शिप से बड़ी वर्शिप होती है, जिस वजह से क्या हुआ, भक्ति को, शिवाजी ने भक्ति को किससे जोड़ दिया, मराठा मातृभूमि से, जो आगे जाके मराठा एम्पायर या मराठा किंगडम का सबके राइज का सबसे बड़ा रीजन बना। ये बुक का नाम लिख लीजिए, गुरु का नाम रामदास, बुक का नाम दासबोध। बात समझ में आ गई है। तीसरा पॉइंट, लिख लीजिए, अनस्टेबल पॉलिटी ऑफ डेक्कन रीजन, अनस्टेबल पॉलिटी ऑफ डेक्कन रीजन। जब विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है तो बहुत सारे 5 और किंगडम्स बनते हैं, ठीक है, बट था क्या, वो कोई भी किंगडम इतना मजबूत नहीं हो पाया कि पूरे डेक्कन को इंटीग्रेट कर सके। आपस में ये लोग लड़ते रहते थे, जिस वजह से जो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ डेक्कन रीजन था, इट वॉज अनस्टेबल। इसका फायदा किसने उठाया, मराठाओं ने, या कह लीजिए शिवाजी ने। ठीक है, जब विजयनगर पढ़ेंगे तो कौन 5 किंगडम्स है वहां पे क्लियर हो जाएगा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। ये 5 किंगडम्स थे जो विजयनगर एम्पायर जब हारता है, कौन से वॉर में, बैटल ऑफ तालिकोटा। राम राय जब हारता है 1565 में, उसके बाद ये सारे 5 किंगडम्स बनते हैं, और ये पांचों किंगडम इस रीजन में थे, यही कहीं इसी रीजन में थे, लेकिन किसी ने भी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं कर पाए डेक्कन रीजन को। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है किसका, फॉर द पॉलिटिकल राइज ऑफ मराठास। अगला लिख लीजिए, ट्रेनिंग अंडर, चौथा पॉइंट, ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डेक्कन किंगडम्स। ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डेक्कन किंगडम, इसका क्या मतलब है, जितने भी मराठा सरदार थे उनको जो डेक्कन के राजा थे, रूलर थे, अपने अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दे रहे थे, जिस वजह से उनको एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग पहले से ही मिल रही थी। शिवाजी के पिताजी क्या थे, बीजापुर के सरदार तो थे ना, तो उनके पास क्या था, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की भी ट्रेनिंग थी, एक्सपीरियंस था, जिसको आगे जाकर इन लोग ने इस्तेमाल किया फॉर द पॉलिटिकल राइज ऑफ मराठास। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कैरिस्मेटिक कैरेक्टर ऑफ शिवाजी। परसोना या कैरिस्मेटिक कैरेक्टर ऑफ शिवाजी, लिखिए, कैरिस्मेटिक परसोना ऑफ शिवाजी। कैरिस्मेटिक परसोना ऑफ शिवाजी। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू जदुनाथ सरकार, मराठा हिस्ट्री पे बहुत बड़ा काम जदुनाथ सरकार ने किया। तो अकॉर्डिंग टू जदुनाथ सरकार, बिफोर द राइज ऑफ शिवाजी, मराठास क्या थे, डेक्कन रीजन में वो सारे क्या थे, डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में थे, लाइक एटम्स, कि जो एटम्स क्या था, वो सारे डेक्कन रीजन में बिखरे हुए थे।
शिवाजी ने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ने का काम किया। यही इनका कैरिस्मेटिक पर्सोना था। और इन्होंने ही बाद में जो हिंदू स्वराज या हिंदू पद पादशाही का जो नारा दिया, इस वजह से पूरा जो ये लैंड है ये इंटीग्रेट हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो मराठास में शिवाजी का बहुत बड़ा रोल था। कैसे उन्होंने किया, जो ये सारे एलिमेंट्स का ही फायदा उठा के। रामदास के अंडर, रामदास उनके गुरु थे, उन्होंने क्या किया, उनको पॉलिटिकली क्या कहा कि भैया लोगों को क्या करो, अपनी मातृभूमि से जोड़ने की कोशिश करो। जिस वजह से क्या आया, अपनी मातृभूमि, अपनी मदरलैंड के प्रति लोगों का अफेक्शन बढ़ा। अब जब अफेक्शन बढ़ेगा तो उसके लिए मर मिटने को भी हम तैयार हो जाएंगे। जब कास्ट सिस्टम को जो उन्होंने नहीं फॉलो किया, उस वजह से क्या हुआ, जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी के लोग थे वो भी मिलिट्री में शामिल होने लगे, मिलिट्री मजबूत हुई। और सबसे बड़ी बात, इन सबके बावजूद भी एक ऐसा रूलर चाहिए था जो मुगल के सामने खड़ा हो सके। औरंगजेब उस समय बादशाह है, मुगल पूरे हिंदुस्तान के बाद बादशाह है बोलो, लेकिन उसके सामने एक ऐसा पर्सोना चाहिए था जो खड़ा हो पाए, जो शिवाजी ने प्रोवाइड किया। तो ये सारे रीजन बने फॉर द राइज ऑफ मराठास। बात समझ में आ गई? पीसीएस में बस ये एक फैक्ट है जो पूछ सकता है। भक्ति मूवमेंट जब अलग से आप लोग कल्चर का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ज्ञानदेव ने क्या किया, बरकरी सेक्ट क्या है, धरकरी सेक्ट क्या है, वो भक्ति मूवमेंट का पार्ट है जब आप लोग कल्चर में पढ़ेंगे। बाकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है इसकी, पीसीएस में कभी नहीं पूछेगा, ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते। यूपीएससी में पूछ सकता है, रीजन और असर्शन करके पूछ सकता है, कि ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक स्टेटमेंट दे देगा, उसका एक रीजन, एक असर्शन दे देगा, उसका एक रीजन दे देगा, बाकी 4 ऑप्शन दे देगा कि बोथ आर करेक्ट, ए इज करेक्ट और बी उसका सही एक्सप्लेनेशन है। इस टाइम का 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए। अब अगला आ जाइए जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगला पॉइंट। अगली हेडिंग डाल लीजिए, मराठा एंड मुगल स्ट्रगल। मराठा एंड मुगल स्ट्रगल। लिख लीजिए, दिस स्ट्रगल कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 stages. This struggle can be classified under 3 stages. पहला, राइज ऑफ शिवाजी, and his coronation. कब हुआ था? 1674 में। राइज ऑफ शिवाजी एंड हिज कोरोनेशन, पहला स्टेज। पहले स्टेज में ये स्ट्रगल हम देखेंगे। दूसरा आ जाइए, 1689 से लेकर 1707 तक, 1689 टू 1707, इसको मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज क्या है? पेशवास, अंडर पेशवास। पहले स्टेज में शिवाजी का राइज, उनके कोरोनेशन तक,
मतलब उनके डेथ तक ही, बेसिकली 1680 तक। लेकिन कोरोनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां आकर मराठा एम्पायर को ऑफिशियली स्टैब्लिश कर दिया गया था। ऑफिशियली, जब अभी तक क्या था, बिखरे हुए थे, लेकिन जब उसने कहा मैं छत्रपति हूं इस रीजन का, तो ऑफिशियली स्टैब्लिश हो गया मराठा एम्पायर। तो ये और कब, मुगलों के अगेंस्ट जाकर, मुगल उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे, मुगलों के अगेंस्ट जाकर ऑफिशियली स्टैब्लिश करना किंगडम बहुत बड़ी बात थी। दूसरा कब, जब संभाजी की डेथ होती है 1707 तक। इसको मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। संभाजी की डेथ के बाद क्या हुआ, इस जो भी 20 साल में, जो 20 या 30 साल जो भी है, और उसके बाद पेशवास के अंडर मराठा और मुगल स्ट्रगल देखेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए शिवाजी। शिवाजी थोड़ी बायोग्राफी इनकी लिख लीजिए। शिवाजी बॉर्न एट फोर्ट ऑफ शिवनेर, फोर्ट ऑफ शिवनेर 1627, born at Fort of Shivner in 1627. Father's name शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। मदर्स नेम क्या भैया, जीजाबाई। जीजाबाई। गार्जियन कौन थे, दादा कोरदेव। दादा कोरदेव। गार्जियन का मतलब यह था, शाहजी भोसले इनको छोड़ के चले गए थे अपनी रियासत, जो कि जागीर थी बीजापुर के अंदर। उसके बाद जो दादा कोरदेव है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था इनको मिलिट्री टीचिंग देने में। तो गार्जियन कौन थे, दादा कोरदेव। और उनको गुरु कौन है, गुरु रामदास। गुरु रामदास। गुरु रामदास, ठीक है। अब छोटी एक सब हेडिंग डाल लीजिए, वॉर एंड एक्सपेंशन ऑफ शिवाजी। वॉर एंड एक्सपेंशन अंडर शिवाजी। अब भैया ये सब पीसीएस के क्वेश्चन है, अब जो भी बताऊंगा सब पीसीएस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन याद कर लीजिएगा, पूछता है। बेसिकली जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो यही हो गया बायोग्राफी से, कहां बर्थ हुआ था, ये हुआ था। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि जो उन्होंने फोर्ट्स जीते थे उनकी सीरीज क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किन फोर्ट्स की, जो उन्होंने फोर्ट्स जीते हैं एक के बाद एक, उनकी सीरीज क्या है। तो पहला फोर्ट लिख लीजिए, फोर्ट ऑफ सिंहगढ़। ईयर लिखिए 1643। 1643 फोर्ट ऑफ सिंहगढ़। सिंहगढ़। बेसिकली फोर्ट किसके अंडर थे ये, या तो मुगल एम्पायर के अंडर फोर्ट्स थे, या फिर जो डेक्कन के किंगडम्स थे उनके अंडर ये फोर्ट्स थे, ठीक है। इन्हीं फोर्ट्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद इन्होंने जीता है, ठीक है। तो उनकी सीरीज है ये 1643 फोर्ट ऑफ सिंहगढ़। भैया इसीलिए कहते जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखते रहा करो, इनकी सीरीज कई बार पूछी गई है। पहला फोर्ट ऑफ सिंहगढ़। दूसरा फोर्ट 1645 फोर्ट ऑफ तोरण। 45 तोरण। 56 कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावेली।
कॉन्क्वेस्ट ऑफ जाबेली। बेसिकली जो जाबेली था ये एक मराठा सरदार थे, त्र्यंबकराव, उन्हीं के अंडर था, उससे इन्होंने जीता था जाबेली, फोर्ट ऑफ जाबेली। अगला, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रायगढ़, जो बाद में उनकी कैपिटल ही बनती है, रायगढ़। 56 में ये भी है। उसके बाद अब देखिए, जब इतने सारे फोर्ट जीत रहे थे तो जितने भी डेक्कन के रूलर्स थे, अब वो क्या करेंगे, इनके प्रति उनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे ना। तो पहला जो अटैक शिवाजी पर हुआ था वो 1659 में हुआ था। लिखिए अगली जो क्रोनोलॉजी लिखते जाइए, 1659 अगला ईयर इंपॉर्टेंट है जो। इन दिस ईयर शिवाजी किल्ड कौन, अफजल खां, अफजल खां हु वॉज कमांडर ऑफ बीजापुर। जो बीजापुर के रूलर था उनका एक कमांडर था, और जो उस रूलर ने अफजल खां को शिवाजी को सप्रेस करने या मारने के लिए भेजा था। आगे की कहानी पता है अफजल खां वाली, क्या था बताओ, खड़े होके बताना, लगे कि कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति बोल रहा है। हाँ बताओ, आर्यन बताओ। हाँ हाँ, ये स्टोरी सबको पता है। वो ही है कि जब ये भेजते हैं इन्हें, तो वो कहता भैया मैं मिलना चाहता हूं तीस पेटी के लिए। तो कहता अच्छा भैया इसका क्या होगा कि हम दोनों लोग कैसे निहत्ते आएंगे, निहत्ते आएंगे। लेकिन एक कृष्ण राव करके एक व्यक्ति था, कृष्ण राव, उसने शिवाजी को पहले इंफॉर्म कर दिया था कि अफजल खां आपको मारने के लिए तैयार है। इसीलिए वो अपनी लेके तो नहीं आए हथियार, लेकिन एक बख्तर कहते हैं हाथ में बंधा हुआ, वो जो भी जो ऐसा भी होता है समझ गए होंगे आप लोग, हाथ में फंसाया हुआ जो होता है, वो पहन के आए थे। और वो जैसे ही वो बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था अफजल खां, वो जैसे ही मारने की उनको दबाने की कोशिश करता है, वो जो उसकी वजह से उन्हें मार देते हैं। तो 1659 पहले जानते हो जब दूरदर्शन का जमाना था, दूरदर्शन का जमाना, तो हर रिपब्लिक डे पे और हर इंडिपेंडेंस डे पे यही सब आता था दिन भर, बाकी ये सब चैनल्स तो थे नहीं। तो उस समय दो तीन मूवीज पेट थी, एक रोजा, जिनको भी थोड़ा बहुत याद होगा, एक रोजा जो बचपन में बिल्कुल समझ में नहीं आती थी क्यों क्या है वो, एक कंफर्म थी, एक तिरंगा, दूरदर्शन का जमाना था, एक गांधी जी की कोई ना कोई स्टोरी, और प्लस शिवाजी वाली ये जो कहानियां है अमर चित्र कथा टाइप की, ये वो पूरे दिन यही सब स्टोरीज आती थी। अब तो उन्होंने खत्म कर दिया, अब चूंकि जमाना आगे बढ़ गया तो हमें लेना देना नहीं है, तो ये सब है। ठीक है, तो यही था 59 में अफजल खां। उस समय समझ ही नहीं आती रोजा दिखाते क्यों है, हमें बच्चे थे तो हमारे देखने का नजर दूसरा था, हमें लगता लव स्टोरी है ये, बेसिकली लव स्टोरी ही है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एलिमेंट है नेशनलिज्म का उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए देखिए, नहीं देखिए, ज्यादा बड़े हैं क्या। ए आर रहमान जो है, ए आर रहमान तो बस नाम सुना होगा, उनकी जो पहली बॉलीवुड मूवी थी, बॉलीवुड मूवी, वो रोजा ही है। जब पहली बार सुना तो लगा कि एक बोल म्यूजिक समझ ही नहीं आया, वो हम लोग ही नया था, लेकिन बाद में लोगों को आदत पड़ गई। चलिए उसके उसके जब सुनिएगा गाने भी वैसे ही थे। तो 59 अफजल खां। अगला ईयर 63, 1663, डिफीटेड औरंगजेब कमांडर शाइस्ता खां, ये मैं बता चुका था, शाइस्ता खां।
औरंगजेब कमांडर शाइस्ता खान 1663। अगला 1664, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सूरत। सूरत कॉन्क्वेस्ट ऑफ सूरत। और इस कॉन्क्वेस्ट के बाद अब औरंगजेब को लगने लगा कि जब तक शिवाजी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक डेक्कन के जो किंगडम्स है, क्योंकि अभी तो ऑफिशियली किंगडम नहीं है मराठा, तो उसके दिमाग में बात है ही नहीं कि शिवाजी नाम का भी कोई व्यक्ति, उसको लगा ये लुटेरा है, लूट रहा है, कल शांत होकर बैठ जाएगा। उसके दिमाग में डेक्कन के किंगडम्स है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, अहमदनगर पहले कंट्रोल हो चुका है, बीजापुर और गोलकुंडा है। तो शिवाजी उसके लिए कुछ था नहीं, उसके लिए लुटेरे थे शिवाजी। इस कॉन्क्वेस्ट के बाद 1664 के बाद अब जब लगने लगा कि भैया इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, इसीलिए 1665 में भेजा गया जयसिंह को। जयसिंह 1665, ये मैंने बताया था उस दिन, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जयसिंह ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये मैंने बताया था। ठीक है, जयसिंह आर्मी भेजता है औरंगजेब किसके अंडर, जयसिंह के अंडर, और जयसिंह मजबूर कर देता औरंगजेब सॉरी शिवाजी को एक ट्रीटी स्टैब्लिश करने के लिए, और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इस ट्रीटी के अंदर क्या था, 3/4 ऑफ द टेरिटरी ऑफ शिवाजी वॉज टेकन बाय औरंगजेब या जयसिंह, बेसिकली बादशाह तो औरंगजेब है ना, तो औरंगजेब 3 लिख लीजिए, लिखवाया पहले भी था मैंने, 3/4 टेरिटरी ऑफ शिवाजी, 3/4 territory of Shivaji was taken away by Aurangzeb. और 3/4 टेरिटरी में भी थे। 3/4 टेरिटरी जो लिखा हूं ब्रैकेट में 23 फोर्ट्स। अगला, इसी ट्रीटी में क्या था, शिवाजी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ औरंगजेब टू विजिट आगरा। शिवाजी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ औरंगजेब टू विजिट आगरा। वो वही जो स्टोरी मैंने बताई थी उस दिन वाली, लेकिन लिख लीजिए, इसीलिए मैंने कहा था शिवाजी पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन बाद में आ रहे। लिख लीजिए, चलिए, इन्विटेशन, ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ औरंगजेब टू विजिट आगरा। और इसी ट्रीटी में एक ये भी बात स्टैब्लिश की गई थी कि जो शिवाजी के बेटे संभाजी, ही विल बी द पार्ट ऑफ मनसबदार, 5000 मनसबदार दिया जाएगा संभाजी को, संभाजी। अभी आएंगे ये भी, संभाजी। आगे की स्टोरी आप लोगों को पता ही है कि कैसे वो जाते हैं आगरा, औरंगजेब डिसरिस्पेक्ट शो करता है उनको, जिस बाद में उनको कैद भी कर लेता है, कहां, आगरा के जयपुर महल में, जिसके बाद में फिर शिवाजी वहां से स्केप करते हैं और फिर पहुंचते हैं मराठा रीजन में, और जो ये 23 फोर्ट्स वो खो चुके थे इस ट्रीटी में, उसको एक एक करके जीतते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 1670 का कोंडाना। कोंडाना 1670 कोंडाना, यही आप अपने वाले अजय देवगन वाले, यही है। हाँ क्या, नागिन वाले, हाँ, कोंडाना।
और इसी कोंडाना को बाद में सिंगड़ नाम दिया गया। सिंगड़ वो है नहीं कि गढ़ाला, सिंह गया जो भी था मराठी लैंग्वेज में, तो गढ़ तो मिल गया था। अब ये स्टोरी है कि नहीं ये नहीं पता, अब कह तो रहे, इसीलिए मैंने कहा ना ये स्टोरी क्या थी नहीं पता, लेकिन चूंकि अब है तो हाँ, तानाजी नाम का कैरेक्टर था और बड़ा गजब का वॉरियर था, ये कंफर्म है। बाकी का स्टोरी है सिंगाला और गया वो अलग बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए खोंडाना 1670। और फाइनली इन 1674 जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, in 1674 शिवाजी was coronated by गंगा भट्ट। गंगा भट्ट ये अपने वाराणसी के ब्राह्मण थे। पूरे मराठा रीजन में कोई भी ब्राह्मण शिवाजी को राजपूत मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वाराणसी के ब्राह्मणों को बुलाया गया कि अगर वाराणसी के ब्राह्मण अगर स्वीकार कर लेंगे कि ही इज क्षत्रिय तो सारे डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। इसीलिए गंगा भट्ट को बुलाया गया वाराणसी से, और उन्होंने इनका जो पूरा राजाभिषेक जो कोरोनेशन सेरेमनी होती है पूरा इन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था, गंगा भट्ट। गंगा भट्ट। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट, जब पहला ऑफिशियल उनका कोरोनेशन होता है उसके 12 दिन बाद ही इनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो होता नहीं है कि टोटका लग गया, इस वजह से फिर से इनका दूसरी बार भी कोरोनेशन होता है। जून में ये वाला हुआ था, अक्टूबर या नवंबर में दूसरा कोरोनेशन हुआ लेकिन 1674 में, तो 2 बार कोरोनेशन इनका हुआ है 1674 में। मतलब ये जून के महीने में हुआ था, 12 दिन बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई, तो उस वजह से उनको लगा कि भैया कोरोनेशन ठीक से हो नहीं पाया। इन्होंने फिर से तांत्रिक जो होता है विद्या के आधार पर फिर से अपना कोरोनेशन कराया। एक नेमत गोसाई करके एक व्यक्ति था, शायद उन्हीं ने किया था। गंगा भट्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, गंगा भट्ट। एंड और इसी कोरोनेशन के बाद ही ऑफिशियली लिख लीजिए adopted the title of छत्रपति। He officially adopted the title of छत्रपति। अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए, वन हु कैरीज अम्ब्रेला, छत्र का ऑनर जो है वो छत्रपति है। बट अगर वैसे देखा जाए इसका मतलब क्या होता है, अब एक सॉवरेन रूलर थे वो छत्रपति। 1674 उनका लास्ट एक्सपीडिशन जो था कर्नाटका पे था, लिख लीजिए अगला ईयर 1677 एक्सपीडिशन एट कर्नाटका, कर्नाटक, एक्सपीडिशन एट कर्नाटक। एक्सपीडिशन एट कर्नाटक, और 1680 में इनकी डेथ हो गई। 1680 ठीक है। अब यहां तक शिवाजी का चैप्टर खत्म। अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते शिवाजी का, उसके बाद हम पेशवास पे आएंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी, शिवाजी ने ऑफिशियली ये टाइटल खुद अडॉप्ट कर लिया। अब मैं छत्रपति हूं, क्योंकि अब राजा को अब छत्रपति कहा गया मराठा रीजन में। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए, पहला पॉइंट, कि चूंकि एक मोनार्की है तो सारी पावर जो होंगी वो राजा या छत्रपति के अंडर ही
सेंट्रलाइज होंगी, बट उनको सपोर्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, जिसको अष्टप्रधान कहा गया है। पहला पॉइंट लिखिए, किंगडम, हेडिंग डालीजिए ऊपर, किंगडम। किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ऐसे लिखिए, स्वराज्य एंड परराज्य। स्वराज एंड परराज्य। अब ये स्वराज और परराज्य क्या है? जो मराठास की जो मेन टेरिटरी थी, उसको कहा गया ये हमारा स्वराज है, हम यहां के ऑटोनॉमस रूलर है। स्वराज मतलब ऑटोनॉमी, अपना राज्य, स्वराज्य, ये हमारा मेन टेरिटरी, उसको कहा गया स्वराज्य। और जो इसके आसपास के सरकमफेरेंस वाली जो रीजन थे, जो बाद में वहां पर चौथ और सरदेशमुखी जहां ली गई, उसको कहा गया परराज्य। परराज्य ये हमारा नहीं है तो दूसरे का, बट ये है मेरे राज्य के अंदर। इसीलिए बाद में इनसे चौथ और सरदेशमुखी भी ली गई थी। वो क्या है आगे हम समझेंगे। तो किंगडम था, दो पार्ट में डिवाइड था, स्वराज और परराज्य। मतलब क्या था, हम टैक्स के हिसाब से समझ लीजिए, ये मेन टेरिटरी थी और जो सर्कमफेरेंशियल जो रीजन थे उनको परराज्य कह दिया गया, जो डेक्कन रीजन है। अगला पॉइंट, देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर known as अष्टप्रधान। अष्टप्रधान देव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नोन एज अष्टप्रधान। इनका काम क्या था, शिवाजी को उनके कामों में एडवाइस देना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम ही यही है। अष्टप्रधान इंपॉर्टेंट है, जो 8 प्रधान है, क्वेश्चन पूछा जाता सीधे सीधे। पहला लिखिए, पेशवा। पेशवा, ही वॉज लाइक प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, पेशवा, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, सेनापति। सेनापति, और इस सेनापति को सर ए नौबत कहा गया है। सर ए नौबत, सर ए नौबत। ठीक है, जो उस समय जो चीफ कमांडिंग ऑफिसर था आर्मी का, उसको सर ए नौबत कहा जाता था, जो सेनापति होता है। तीसरा, अमात्य। अमात्य, पहली बार अमात्य की चर्चा कहां मिली है? हाँ, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। अमात्य, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस। चौथा, वाकिया नवीस। वाकिया नवीस, ही वॉज लाइक होम मिनिस्टर। ही वॉज लाइक होम मिनिस्टर, गृह मंत्री था ये। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूटीन वर्क, जो डेली के काम होते थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूटीन वर्क
और अगला क्या है, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था वो भी इसी के अंडर आता था एंड ही वॉज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। आज भी जो एमएचए डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस, उसी के अंडर आता है ना, सब अमित शाह जी के अंडर ही सब आता है। अगला दबीर या सुमंत, दो नाम मिलेगा। अगला दबीर या सुमंत, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो रख लीजिएगा, ठीक है। अगला न्यायाधीश, जुडिशियल मैटर्स, जुडिशियल मैटर्स, न्यायाधीश। जुडिशियल मैटर्स। अगला पंडित राव, पंडित राव, सेवेंथ। रिलीजन, रिलीजियस मैटर, पंडित राव, रिलीजियस मैटर। और अगला लास्ट सुरुनवीस, सुरुनवीस या सचिव, दूसरा नाम इसको सचिव भी कहते थे। सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जो लिखने उखने वाला काम था वो सब यही देखते थे। अब भैया जितने अष्ट प्रधान है रट लीजिएगा पोर्टफोलियो, ये यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी तो क्लियर हो जाता है, जो ये वाक्य नवीस और सुरु नवीस और दबीर, ये तीन नाम थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, बाकी तो नाम से क्लियर है, ठीक है। यही एक चीज कहीं लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अष्ट प्रधान जो है वो मराठास के टाइम है, और विजयनगर में जब कृष्णदेवराय हैं उसके टाइम पीरियड में अष्ट दिग्गज है, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज, ठीक है। कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि विजयनगर के टाइम पीरियड में जो राजा थे कृष्णदेवराय, उनके दरबार में कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे। बेसिकली ये लोग तेलुगु पोइट्स थे, मिनिस्टर थे, तेलुगु पोइट्स थे, इनको अष्ट दिग्गज कहा गया। तेलुगु लैंग्वेज के। एक भी नाम पता है? तेनालीराम, बहुत अच्छा। बुक का नाम तेनालीराम महात्म्य, इनके बुक का नाम। चलिए, एक है पेड्डाना, मनुचरितम, बहुत सारे आर्ट है। अगली हेडिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू अगली हेडिंग। शिवाजी स्टैब्लिश रैयतवाड़ी सिस्टम। Which was started by Malik Ambar in Deccan region. Which was started by Malik Ambar
कहां के थे भैया ये मलिक अंबर? मलिक अंबर कहां के थे? हाँ, अरे इथोपिया की बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां किस किंगडम के थे? बीजापुर, अहमदनगर। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मॉक इंटरव्यूज नहीं होते, एक मॉक इंटरव्यूज नहीं होते, मॉक इंटरव्यूज। तो एक व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा था, उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा, जो मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, तो बैठा तो व्यक्ति सिलेक्टेड है, वो सिलेक्शन हो गया था, मैं भेज दूंगा देख लीजिएगा, ऐसे भी सिलेक्शन होते हैं। तो मॉक इंटरव्यू में पूछ रहे सर ऑप्शन दीजिए तब बताएंगे। लेकिन सीडीपीओ हो गए वो। वही है, कभी कभी आपके पीछे अगर लगा है ठप्पा, अधिकारी बनने का लग ही जाता है। आप इंटरव्यू बैठ के पूछे सर ऑप्शन, कोई भी हो, हम ही कोई आप ही लोग हो या इंटरव्यू फेस नहीं किए हो या जो भी है, उसको एटलीस्ट ये तो पता है ना, इंटरव्यू बोर्ड में आके वो ऑप्शन नहीं मांग सकते किसी से, आप ऑप्शन दीजिए। चलिए, रैयतवाड़ी सिस्टम, दिस वॉज स्टार्टेड मलिक अंबर। रैयतवाड़ी सिस्टम बेसिकली क्या है कि जो रैयत हैं, जो पीजेंट्स हैं, हम उनसे डायरेक्ट रेवेन्यू का सेटलमेंट करेंगे। ये बाद में शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी शुरू किया था, मलिक अंबर ने भी शुरू किया है, शेरशाह सूरी इसको आगे ले गया, और बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इसको मद्रास रीजन में शुरू किया था। ब्रिटिशर्स ने भी, जब ब्रिटिश टाइम पीरियड आएगा तो मद्रास रीजन में रैयतवाड़ी सिस्टम ये। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाइए। अब रैयतवाड़ी सिस्टम है क्या? बेसिकली द लैंड वॉज मेजर्ड, लैंड को मेजरमेंट कर लिया गया और उसके बाद असेसमेंट कर लिया गया कि इतना रेवेन्यू होगा, और उस जो एसेस रेवेन्यू था उसका 33% स्टेट टैक्स के रूप में ले लेता था। इसी में लिख लीजिए, द लैंड वॉज मेजर्ड, द लैंड वॉज मेजर्ड, मेजरमेंट लैंड का कर लिया जाता था। उसके बाद क्या होता था, उसी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रेवेन्यू का असेसमेंट किया जाता था, प्रोडक्शन का असेसमेंट किया जाता था, भैया इतना प्रोडक्शन होगा, उसी प्रोडक्शन के आधार पर 33% उसका टैक्स के रूप में ले लिया गया। यही रैयतवाड़ी सिस्टम है। अंतर क्या बस कर लीजिएगा, डायरेक्ट पीजेंट से बात करनी है, मीडिएटर कोई नहीं होगा। जहां रैयतवाड़ी सिस्टम आएगा, बात समझ लीजिएगा, रैयत का मतलब आम कृषक, स्टेट डायरेक्ट उनके पास जाकर सेटलमेंट कर रहा है, मीडिएटर कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके रेवेन्यू सिस्टम का, वो है चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ एंड सरदेशमुखी। अब भैया जैसे मैंने पहले बताया, जो रीजन है कैसा है, फर्टाइल नहीं है, प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा। एक एम्पायर स्टैब्लिश हो रहा था तो उसके लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू की जरूरत थी, इसलिए यह सिस्टम निकाला गया। अब यह है क्या? बेसिकली इससे पहले जो फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, फॉरेन इन्वेजन हुए, जो प्लंडरिंग वाला कॉन्सेप्ट था, चौथ में वही है कि मेन टेरिटरी है, ये मान लीजिए, इसके जो आसपास के जो पर राज्य रीजन है, उन लोगों को चौथ देना है। चौथ गारंटी है कि यू विल नॉट बी लूटेड या प्लंडर्ड। दोगे तो तुमको लूटा नहीं जाएगा, और प्लस हम आपको एक मिलिट्री अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करेंगे कि आप तो कोई अटैक ना कर पाए। लेकिन अगर नहीं दोगे तो बाकी कोई लूटे ना लूटे, सबसे पहले हम लूटेंगे। इसी को कुछ लोगों ने इसको मिलिट्री टैक्स भी बोला है, सैन्य कर भी था ये। चौथ कितना होता था? रेवेन्यू का 1/4, इसीलिए इसको चौथ बोला गया है।
कि जितना भी भैया रेवेन्यू हो रहा है उसका 1/4 भाई हमें दे देना। बात समझ में आई? धमकी टाइप की, दे दो नहीं तो लूट लेंगे और कुछ कर नहीं पाओगे हमारा। रंगदारी यही होती है ना। पूर्वांचल वाले समझते रंगदारी, इधर तो कम है। रंगदारी यही है, दे दो नहीं तो लूट लेंगे, निकल नहीं पाओगे इस रास्ते से। और दे दोगे तो उसका अच्छा हम क्या करेंगे, हम प्लस आपको सपोर्ट भी करेंगे कि कोई फॉरेन अटैक ना हो पाए। ठीक है, तो यही धमकी जो है ये चौथ है। और दूसरी है सरदेश मुखी। अब ये क्या है भैया, जो चूंकि जो छत्रपति है वो जितने भी देशमुख का मतलब क्या होता है, जो जमींदार होते हैं उनका भी हेड है, सरदेशमुख है। इसलिए ये मेरा हेरिडिटरी राइट है कि मैं आपसे टैक्स वसूलूं। वही सरदेश मुखी है। यह भी पर राज्य से ही लिया जाता था, स्वराज्य से नहीं लिया जाता है। हाँ, सरदेश मुखी का मतलब यह है, देशमुख का मतलब होता है जमींदार। देशमुख का मतलब मराठावाड़ रीजन में देशमुख का मतलब जमींदार। जो छत्रपति या जो शिवाजी थे वो इन देशमुख के भी हेड थे, सरदेशमुख थे। ठीक है, देशमुख या जमींदार का क्या होता है, एक हेरिडिटरी राइट होता है ना टैक्स लेने का। ये मैं अभी तक तो मैं बताते ही आ रहा हूं कि चूंकि मैं जमींदार हूं, मेरा भूमि सारी मेरी ही है, इसलिए मेरा ही वंशानुगत अधिकार है कि आप मुझे टैक्स दीजिए। और सर देशमुख, वो तो देशमुख का भी सर है, उसका भी हेड है, तो भैया आपको देना पड़ेगा छत्रपति को टैक्स। और ये कितना है, 1/10 या 10%। ये एक्स्ट्रा टैक्स था, एक्स्ट्रा लेवी थी जो जिन्हें देना था पर राज्य को। चौथ के ऊपर सरदेश मुख भी आपको देना है। चौथ के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो सरदेश मुख है। चौथ तो दोगे ही दोगे, उसके ऊपर सरदेश मुख भी दोगे। पर राज्यों के लिए था ये। पर राज्य। हाँ हाँ हाँ, अपने राज्य से तो रेवेन्यू ले रहे हैं ना, जो मैंने बताया रैयतवाड़ी सिस्टम है। पर राज्य से हम ये चौथा सरदेश मुख ले रहे हैं। 10%। ये 1/4 पार्ट या 25%, और ये 1/10 पार्ट या 10%। अब भैया ये कैसा स्टेट लग रहा है, इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस ने इसको, जो मराठा स्टेट था उसको रॉबर्स स्टेट बोला है। वो बोला एक्चुअल में कोई स्टेट था ही नहीं, वो केवल लूटमार करने वाला प्रदेश था, ये धमकी देकर टैक्स लेता था, जो बाद में लोगों ने किया। यही तो किया ना सबने। दो बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे, ग्रांड डफ और आंद्रे विंक। इन लोगों ने खूब काम किया मराठा रीजन पे। लिखो मत, काम का नहीं है। अब टीचर तो कुछ बताया कि उसको आप लोग ज्यादा कुछ पता है। तो एक आंद्रे विंक और ग्रांड डफ नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने मराठा हिस्ट्री पे खूब काम किया है। उन्हीं लोगों ने यह बात बताई थी कि भैया कुछ नहीं था। इसी को फितना भी नाम दे देते हैं कि फितना था, रॉबरी डालते थे ये लोग, लूटते थे और अपने साम्राज्य को प्रॉस्पेरस करते थे, क्योंकि इनके पास खुद के पास कुछ था ही नहीं। ठीक। अगला जी मिलिट्री। मिलिट्री मिलिट्री सैन्य व्यवस्था वहां की बेसिकली दो ही थी वहां पे भी, कैवलरी थी और आपकी जो पैदल सेना थी, इन्फेंट्री थी। कैवलरी में लिख लीजिए क्या थे, वही बरगीर और सिलेदार, जो इससे पहले मैंने लेटर मुगल से ही बताया था। लिख लीजिए कैवलरी, अश्वसेना जो उसकी है, अश्वसेना। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, बरगीर एंड सिलेहदार।
बरगीर क्या है लिख लीजिए। हॉर्सेस वर गिवन बाय द स्टेट, जो मैंने इससे पहले भी लिखवाया था, मुगल टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट है ये। हॉर्सेस वर गिवन बाय द स्टेट बरगीर में, और सिलेदार दे देमसेल्फ हैज टू मेंटेन हॉर्सेस, इसीलिए उनकी सैलरी भी ज्यादा होती थी सिलेदार की। अगला पॉइंट, अब देखो उसको डिवाइड किया गया आर्मी को। अभी तक तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि वह किस हिसाब से डिवाइड किया गया। नायक, नायक के ऊपर हवलदार, हवलदार के ऊपर जुमलेदार, जुमलेदार के ऊपर एक हजारी, पंच हजारी और सर नौबत। पूछा नहीं गया तो इतना डिटेल में मत जाओ, जो पूछा गया हम लोग उसी पे रहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाओ। बता मैंने इसे दिया कि मुझे पता है, नहीं तो कहोगे पता नहीं, तैसे नहीं बता, लेकिन हम छोड़ देते हैं इसे। अगला पॉइंट, शिवाजी प्रीफर्ड टू गिव सैलरी इन कैश। शिवाजी प्रीफर्ड टू गिव सैलरी इन कैश। However, sometimes the military chiefs, however, sometimes the military chiefs receive salary as revenue grants. However, sometimes the military chief receives salary as revenue grants. कि भैया जो रेवेन्यू था उसको ग्रांट के रूप में आपको दे दिया गया, उसी में का सैलरी ले लेना। और जो रेवेन्यू ग्रांट है उसको कहा गया है, लिख लीजिए, उसको एक वर्ड नाम दिया गया है सरंजाम। सरंजाम ये रेवेन्यू ग्रांट्स है जो मिलिट्री चीफ्स को दिया जाता था। सरंजाम। ठीक, अब बाकी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बाद पढ़ेंगे, पेशवाओं के बाद ज्यादा क्लियर तब होगा। अब अगला पॉइंट आ जाइए, डेथ कब हुई शिवाजी की? 1680 में। अगला छत्रपति कौन बने? संभाजी। लिख लीजिए अगला हेडिंग, संभाजी। संभाजी 1680 टू 1689, 1680 टू 1689। ठीक है, अब भैया संभाजी जो थे, अब इसके टाइम पीरियड में क्या होता है? इनके टाइम पीरियड में औरंगजेब जो है वो डेक्कन पहुंच गया है। 1680 में बने हैं, औरंगजेब 1681 में डेक्कन में पहुंच गया है। ठीक है, तो छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो संभाजी और इनके बीच होने लगी थी। बट अभी भी औरंगजेब का ध्यान मराठों से ज्यादा डेक्कन के किंगडम्स के ऊपर था, बीजापुर और गोलकुंडा पर। 1687 में गोलकुंडा और बीजापुर को मर्ज कर लिया गया मराठा एम्पायर में, मुगल एम्पायर में। इसीलिए 1687 के बाद अब बस दो ही फ्रंट बचे हैं। कौन? एक मराठा डेक्कन रीजन में और दूसरे मुगल। ठीक है, अब भैया जब ये आमने सामने आएंगे तब औरंगजेब ने मराठों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, और इसी का कॉन्सिक्वेंस था कि 1689 में संभाजी को, लिख लीजिए, इन 1689 संभाजी वॉज कैप्चर्ड and was assassinated. Assassinated, murdered लिख लो, killed लिख लो, जो भी लिख लो। एक जगह है संगमेश्वर, संगमेश्वर। ठीक है,
यही संगमेश्वर में ही ये संभाजी को पकड़ लिया गया था। बेसिकली क्या था कि अब चूंकि अब आमने सामने आ चुके थे तो संभाजी तैयारी कर रहे थे औरंगजेब से लड़ने की। इसी को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई संगमेश्वर में, जिसमें बस संभाजी और उनके जो बहुत खास लोग थे वही था, और जो उसके चीफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति था उसमें था, उसका नाम था कवि कलश, जो चीफ एडवाइजर था। इसी संगमेश्वर में ही संभाजी और कवि कलश को पकड़ लिया गया और बाद में इनको मार दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इनके सामने प्रपोजल रखा, संभाजी के सामने, ऐसा करो इस्लाम धर्म को कबूल कर लो, छोड़ देंगे। लेकिन ये उससे बड़े सरफिरे थे, वो कहेगा बाकी ठीक है, अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। जो बख्तुनिशा थी उसे का विवाह मेरे से कर दो। अब भैया एक बादशाह, एक पहले कैदी और प्रपोजल कर दे रहा तुम्हारी बेटी विवाह कर दो, यही इनको मार दिए गई है 1689 में। अगला, अब जब इनकी डेथ होती है तो जो शिवाजी के बेटा था साहू, वो बहुत छोटा था उस समय, तो अगला राजा कौन बनता है? राजा राम। लिखिए 1689, आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी, राजा राम वॉज मेड छत्रपति एट रायगढ़। रायगढ़ कैपिटल है इनकी, याद रखिएगा। राजा राम वॉज मेड छत्रपति एट रायगढ़। ठीक, लेकिन अब हुआ क्या? अब औरंगजेब भी पागल हो चुका था, उसको कहा भैया मराठों को किसी तरीके से खत्म करना है। अब रायगढ़ पर वो प्रेशर डालना शुरू करता है और जितने भी संभाजी के फैमिली वाले थे सबको कैप्चर कर लिया जाता है, जिसमें उनकी विडो और उनका बेटा साहू दोनों थे। लेकिन राजा राम किसी तरीके से अपनी वाइफ के साथ वहां से एस्केप कर जाते हैं और पहुंचते जिंजी। जिंजी अगली जो मराठा कैपिटल है वो है जिंजी, और वहां से मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि अब जो भी टेरिटरीज औरंगजेब ने कैप्चर किया था उन सबको धीरे धीरे फिर से वापस लेना, यही मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, दैट वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम। और जो साहू और उनकी जो संभाजी का बेटा शाहू और उनकी वाइफ विडो जो थी, उसको औरंगजेब कैद कर लेता है। कब तक? 1707 तक। ठीक है, वो अभी तक की स्टोरी है, समझो कि वो बेचारे कैद हो गए हैं और छोटा भाई राजा राम जो है वो अगला छत्रपति बन गया है और उसने मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहां ध्यान रखना, राजा राम कभी भी स्वयं को छत्रपति नहीं मानता है। उसकी नजर में अभी भी जो वैलिड सक्सेसर था वो शाहू था, इसीलिए कभी भी राजा राम राजगद्दी पर नहीं बैठा। भैया उस समय बड़ी लॉयल्टी थी भाइयों में। और कौन? कटप्पा। ठीक है, बट ग्रीड कहिए, ये तो कॉमन सा सबके अंदर एक ट्रेट होता है। जब 16 कहानी वाली बात सुना लेना, पहले हमारी कहानी सुन लोगे। 1699 में राजा राम की डेथ हो जाती है। 1699 में, इन 1699 राजा राम डाइड। उसके बाद अब राजा राम की विडो ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी सेकंड को अगला छत्रपति बनाया। लिखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम, हिज विडो ताराबाई made Shivaji second, made his son Shivaji second as the next Chhatrapati of Maratha Empire.
मराठा एम्पायर। और जिंजी के बाद कैपिटल 1699 में सतारा बनती है, सतारा 1699 में। और तब से जो है कैपिटल सतारा ही रही। जब पेशवाओं का टाइम पीरियड भी आया तो सतारा ही कैपिटल रही। ठीक है। अब भैया 1699 से लेकर 1707 तक छत्रपति कौन रहा? शिवाजी सेकंड। अब यहीं पर जब बहादुर शाह फर्स्ट बादशाह बनता है तो वो गेम खेलता है। अभी तक कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच था? मराठास के बीच में और मुगल्स के बीच में। विद द रिलीज ऑफ शाहू जो ये कॉन्फ्लिक्ट था ये ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर सीरीज हो गई अभी। कैसे कि अब भैया एक मराठा पावर को कैप्चर करने के लिए 3 पावर्स हो गई। कौन कौन? एक तो भैया मुगल्स हो गए जो ये थे, मुगल, मराठा, और मराठा के भी 2, एक हो गया शाहू जी और दूसरा शिवाजी सेकंड। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया? ही रिलीज्ड शाहू। और उसके पीछे मोटो उसके यही, तो उसको पता था कि अगर इसको रिलीज कर देंगे तो भैया मराठास के अपने अंदर ही वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, क्योंकि वैलिड सक्सेसर शाहू ही है, शमाजी के बेटे। और जब होता है तो दोनों, और ये होता भी है, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती भी है। और 1708 में बैटल ऑफ खेड़ा, लिखो 1708 में बैटल ऑफ खेड़ा वॉज फॉट बिटवीन शाहू एंड शिवाजी सेकंड, वॉज फॉट बिटवीन शाहू एंड शिवाजी सेकंड, बैटल ऑफ खेड़ा। और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? शाहू जीत जाते हैं, जो और अगले जो छत्रपति बनते हैं वो शाहू बनते हैं। ठीक है, अगले छत्रपति शाहू। बट जो शिवाजी सेकंड था ये हार नहीं माना, ये पहुंचे कोल्हापुर। और अब क्या हो गया? अब मराठा जो था, मराठा एम्पायर 2 सेंटर में बट गया। कहां कहां? पहला सेंटर सतारा, वेयर शाहू जी वॉज द छत्रपति, एट द अनदर सेंटर वॉज कोल्हापुर, वेयर शिवाजी सेकंड वॉज छत्रपति। यहां तक कि किसी को दिक्कत, यहां तक की स्टोरी में किसी को भी? भैया मैं कहानी सुना रहा हूं लेकिन सब फैक्चुअल बेसिस पे चल रहा है, यही सब फैक्ट्स हैं। बैटल ऑफ खेड़ा 1708, व्हेन साहू वाज रिलीज्ड 1707। अगला सेंटर कहां है? कोल्हापुर में। ये सब स्टोरी चली लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चल रही है इसी में, तो कहानी में इतने मग्न ना हो जाइएगा, भूल जाए। अगला पॉइंट, इन 1713, हाँ शाहू जी कौन है? ये संभाजी के बेटे थे जिनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था, ये मैंने बताया, ध्यान दिया। एंड ही वॉज अ वैलिड सक्सेसर, क्योंकि छत्रपति का बड़ा बेटा है तो अगला छत्रपति बनना चाहिए था ना, लेकिन चूंकि कैद कर लिया था इसीलिए संभाजी के छोटे भाई राजा राम को छत्रपति बनाया गया था। और अब राजा राम के बेटे और संभाजी के बेटे के बीच वॉर हुआ, बैटल ऑफ खेड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट, इन 1713 विश्वनाथ राव वॉज मेड पेशवा। 1713 विश्वनाथ राव वॉज मेड पेशवा। वॉज मेड पेशवा। और इन्हीं विश्वनाथ राव के अंडर ही इन 1719 a treaty was established between सैयद ब्रदर्स एंड ये मराठा। पेशवा किसके नाम पे करेंगे? शाहू जी के नाम पे करेंगे ना।
In 1719, a treaty was established between सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर कौन है? हुसैन अली जो थे छोटा भाई, हुसैन अली एंड विश्वनाथ राव। क्या ट्रीटी हुई थी कि इस ट्रीटी में तय किया गया था कि मराठास विल हेल्प सैयद ब्रदर्स टू डिथ्रोन फर्रुखशियर, और इन रिटर्न व्हाट दे विल गेट? दे विल गेट द चौथ एंड सरदेश मुखी ऑफ डेक्कन रीजन। ठीक है, ये मैं बता चुका था, ये फिर से लिख लीजिए। In 1719, a treaty was established between Marathas and Mughals। मुगल्स में सैयद ब्रदर्स लिखिएगा। और ट्रीटी का क्या नॉर्म्स थे कि मराठास विल हेल्प सैयद ब्रदर्स टू डिथ्रोन फर्रुखशियर, and in return Marathas will get the right to collect Chauth and Sardesh Mukhi in Deccan region। Chauth and Sardesh Mukhi in Deccan region। कुछ हिस्टोरियंस ने इसको मैग्ना कार्टा बोल दिया है, मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा हिस्ट्री, क्योंकि इसी के बाद क्या था, अब चौथ और सरदेश मुखी जो अभी तक रॉबर्स टैक्स था उसको एक ऑफिशियल टैक्स मान लिया गया। अभी तक ऑफिशियली कोई स्वीकार नहीं कर रहा है उसे, क्योंकि धमकी रंगदारी कर रहे हो ना, धमकी देके ले रहे हो, लेकिन अब ऑफिशियली स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार किया? मुगल्स ने स्वीकार किया, भारत के बादशाहों ने स्वीकार कर लिया कि अब आपका यह राइट है कि आप डेक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल सकते हो। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। और भैया जब ये विश्वनाथ राव की डेथ 1720 में होती है और अगला पेशवा बना बाजीराव फर्स्ट। अगली हेडिंग बाजीराव फर्स्ट। हाँ, ये 1720 में चूंकि बनता तो वही 1920 में कभी डेथ हुई होगी। बस अब नेक्स्ट पेशवा लिख लीजिए, बाजीराव फर्स्ट। He was the first Peshwa who started the offensive policy against Mughals। Offensive policy against Mughals, offensive। अभी तक कोई भैया उनके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहा था, सब डिफेंस कर रहे थे, but he was the first who started offensive policy against Mughal। अगला पॉइंट, बाजीराव फर्स्ट बिलीव्ड दैट हाँ 1720 बाजीराव फर्स्ट बिलीव्ड दैट मुगल एम्पायर वॉज डिक्लाइनिंग, and so it was the best time to take advantage of this time period, and it was the best time to take advantage of this time period। अब बाकी तो स्टोरी पता है कि ही वॉज ऑफ द पॉलिसी दैट कि द मुगल एम्पायर कि अगर रूट्स पे अगर अटैक किया जाए, जब बाजीराव मस्तानी तो देखे ही होगी, वो मूवी की स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि अगर उसके रूट्स पर अटैक कर दिया जाए तो मुगल एम्पायर वॉज लाइक अ ट्री, कि अगर उसके रूट्स को अगर अटैक कर दिया जाए तो ट्री अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो यही ऑफेंसिव पॉलिसी थी। तो मूवी की स्टार्टिंग यही से होती है ना कि वो रूट पर अटैक करता है, कैसे भैया अपनी दिखाओ कि आप एफिशिएंट हो, तो वो यही पॉलिसी थी कि वो कहता भाई इसके जड़ पर अटैक करो। अब कैसे अटैक करता है वो आगे की स्टोरी है, वो तो हमारे श्री 1008 ने उसको मस्तानी चक्कर में दिखा दिया है। लेकिन अगर कोई फियरसम था उस टाइम पीरियड में जिससे अंग्रेज तक कांपते थे, क्योंकि उस समय पोर्चुगीज को वो हरा चुका था बाजीराव फर्स्ट, तो वो ही था। लेकिन वो बेचारे ने उसने जो एक्चुअल कैरेक्टर था वो तो दिखाया नहीं, दिखा दिया और कुछ। तो हमारे साथ दिक्कतें हैं ये सब। चलिए अगला, इन 1724
In 1724, he supported Nizamul Mulk. Nizam ul Mulk at Battle of सुकरखेड़ा. 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 He supported Nizamul Mulk at Battle of Sirkheda, Shukarkheda against Imperial Army. Imperial मतलब मुगल जो आर्मी थी, against Imperial Army. ठीक है. और इस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ कि निजामुल मुल्क सफल हो गया किसमें? टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम इन दक्कन रीजन. मैंने बताया था ना, जब रंगीला के टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे जो बहुत वफादार लोग थे उनको लगा यहां रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो धीरे धीरे वो क्या चले गए, अपने अपने छोटे छोटे रीजन में चले गए और वहीं पे इन लोगों ने किंगडम स्टैब्लिश कर लिए. जहां पर डेक्कन में निजामुल मुल्क ने, अवध ने जो आपके कौन थे, शादत खान ने, इन लोगों ने, और बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने, इन लोगों ने इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लिए. अब भाई अब किंगडम स्टैब्लिश कर रहे थे ये लोग, तभी रंगीला ने एक आर्मी भेजी. किसके लिए? किसके खिलाफ? निजामुल मुल्क के खिलाफ. भैया इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करोगे तो इंपीरियल आर्मी ऑब्स्ट्रक्शन तो करेगी ना, ऑब्स्ट्रक्ट तो करेगी. इस वॉर में सपोर्ट किया बाजीराव ने निजामुल मुल्क का. और क्यों किया? इसलिए किया भैया जो चौथ और सरदेश मुखी का आपका अधिकार है डेक्कन में आप लेते रहो, में कोई दिक्कत नहीं. इन रिटर्न ये तो सपोर्ट किया, तो इन रिटर्न बाजीराव फर्स्ट को क्या मिला कि जो चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार था डेक्कन रीजन में, वो भैया वो लेते रहो, में कोई दिक्कत नहीं. बट हुआ क्या, कुछ समय बाद निजामुल मुल्क को क्या लगने लगा कि भैया क्यों ही वॉज बिहेविंग लाइक अ ऑटोनोमस एम्परर, जिस वजह से 1728 में फिर से एक वॉर हुआ बिटवीन निजामुल मुल्क एंड बाजीराव फर्स्ट. लिख लीजिए. इन 1728 a war was fought between Bajirao first and Nizam ul Mulk. Nizam ul Mulk. Because Nizamul Mulk refused to give Chauth in Deccan region. Deccan region. जो बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ, लिख लीजिए, बैटल ऑफ पालखेड़ा. पालखेड़ा जो बैटल हुआ था दोनों के बीच में, उसका नाम था बैटल ऑफ पालखेड़ा. ठीक है. और अगला जो है वो कल करेंगे, नहीं तो इस व्यक्ति की ग्रेविटी कम हो जाएगी. जल्दी में पढ़ाऊंगा तो मैं. ठीक है. दोनों पालखेड़ा.